नमस्कार। आज द वायर में हमारे साथ हैं दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के नेता श्री विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र जी से आज हम पूछेंगे कि दिल्ली में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें उनकी पार्टी इस बार कैसे उतर रही है। पिछले 10 सालों से बीजेपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रूल करती आई है और इस बार उसका सामना कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के साथ भी है, जिसने कि 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव बहुत भारी बहुमत से जीते थे। विजेंद्र जी नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी का आना इस मैदान में, उनका उतरना, ये क्या फ़र्क डाल रहा है? देखिए, मैं गौरव यही कहूँगा कि 2 साल में आम आदमी पार्टी का चढ़ता हुआ ग्राफ दिल्ली ने देखा है और इन 2 सालों में बड़ी तेज़ी से गिरते हुए इस ग्राफ को देख रहे हैं। क्योंकि 2 साल पहले जो पार्टी बहुत उम्मीद से लोगों ने जिनको जितवाया था, जिन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, जिन्होंने सादगी की बात की थी, लेकिन लोगों ने देखा कि इनके व्यवहार तो बिल्कुल विपरीत हैं और ये पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार इस पार्टी में देखने को मिला और 16,000 रुपये की थाली मंगाकर जब मुख्यमंत्री अपने घर पर अपने मेहमानों को खिला रहे हैं सरकारी खर्च से, तो ये सब भी देखा। 97 करोड़ रुपया इन्होंने जो सरकारी खजाने से निकाल कर और अपनी पार्टी के प्रचार पर खर्च किया, या जेठमलानी को अपने पर्सनल केस में एंगेज करके और 22 लाख रुपए हर पेशी का सरकारी खजाने से देने की कोशिश की। तो ये सब बातें बता रही हैं। और अभी रजौरी गार्डन बाई इलेक्शन में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है, तो ये सफ़र जो 67 सीट जीतकर हुआ था कि बहुत अलग तरह का काम करके दिखाएंगे, और वो 2 साल में ही जमानत जब्त पार्टी बन गई। तो आज निगम के चुनावों में भी उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। उनके उम्मीदवार या तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं या चुनाव से एक तरह से विड्रॉ कर गए हैं। बीजेपी के आपने पीछे एक ये गिनाया था कि 14 प्रॉमिसेस पे आम आदमी पार्टी फेल हुई, पर इस इलेक्शन में जब हम जा रहे हैं जो म्युनिसिपल इलेक्शंस में, तो बीजेपी की परफॉर्मेंस पे ये बेसिकली एक मैंडेट है। 10 साल से बीजेपी इनने रूल किया है अब तीनों कॉरपोरेशंस में, उससे पहले जब यूनाइटेड कॉरपोरेशन थी उसमें। और बीजेपी इस बार नए चेहरों के साथ उतरी है। आपका स्लोगन भी है कि नए चेहरे नई सोच। तो पुराने जितने आपके लीडर्स थे कॉरपोरेशन में, उन्हें टिकट ना मिलना, इस चीज़ से आप कैसे डील कर रहे हैं? हमारा कहना है कि ये हमारी पार्टी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, और ये हमने दिखा दिया। हमारे काउंसलर ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने बहुत दिल्ली के विकास को लेकर के अपने क्षेत्रों में बहुत पॉपुलर थे, लेकिन पार्टी ने तय किया कि किसी भी सिटिंग काउंसलर को हम चुनाव मैदान में नहीं उतारेंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे या उनको अगली जिम्मेदारी बाद में तय की जाएगी। तो सभी काउंसलर्स ने इसको न सिर्फ एग्री किया बल्कि उसको फॉलो भी किया, और हम देख रहे हैं कि जो सिटिंग काउंसलर थे वो अब पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में अपना पूरा दम लगाए हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करना या सरकार के किसी पद पर जाना या चुनाव प्रतिनिधि होना, ये सब जिम्मेदारी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना और चुनाव लड़ना, उसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार में काम कर रहे हैं। बीजेपी पिछले 25 में से 20 साल में बीजेपी कॉरपोरेशन में रही। जब नॉमिनेशन फाइल होता है, वो बड़ा एक सीरियस प्रोसीजर होता है। उसमें देखा जाता है, पार्टीज़ देखती हैं कि उनके नॉमिनेशन रिजेक्ट ना हो। आपके 5 नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए ऐसे वक्त पे जब आप एंटी इनकम्बेंसी भी फाइट कर रहे हैं और नए राइवल्स भी फाइट कर रहे हैं। तो क्यों हुए ये 5 क्यों रिजेक्ट हुए? देखिए, हमें भी इस बात का बहुत दुख है कि 5 नॉमिनेशन हमारे कैंसिल हुए, और उसका कारण ये है कि सब नए उम्मीदवार थे। पहली बार बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो शायद कोई टेक्निकल छोटी छोटी मिस्टेक के कारण कहीं कोई साइन करने रह गए, कहीं कोई टिक लगाना रह गया, तो जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब इन सीटों की भरपाई कैसे कर रहे हैं? लेकिन हमने कुछ जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे या कोई इस तरह के कैंडिडेट थे जो हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल खा सकते हैं, हमने उनको जो है अडॉप्ट किया है और हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से अगर जीतेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेट
उनका साथ मिलेगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। बीजेपी के कार्यकाल में कॉरपोरेशन में कई करप्शन के मामले भी आए, जिसमें एक तो घोस्ट एम्प्लॉयज़ का बहुत एक मेजर केस था। उसके अलावा नॉर्मली वाटर टैंकर स्कैम और ये बाकी चीज़ें इश्यूज उठते रहे हैं बीच बीच में। सो इनको आप इन चीज़ और जो सैनिटेशन का ओवरऑल जो पुअर कंडीशन है बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज़ में, रीसेटलमेंट कॉलोनीज, स्लम्स के आसपास, क्योंकि एमसीडी 96% दिल्ली का जोग्राफिकल एरिया कवर करती है, इन चीज़ों पर आप लोगों को क्या जवाब दे रहे हैं कि क्यों नहीं सफाई सुथराई? देखिए, मैं आपको बड़ा साफ बता दूं गौरव, 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन को एलिमिनेट और मिनिमाइज करने के लिए बहुत कदम उठाए हैं। और ये जो घोस्ट एम्प्लॉय की बात है, ये हमारे रिफॉर्म प्रोग्राम के ही कारण संभव हो सका कि आज एमसीडी में एक भी घोस्ट एम्प्लॉय नहीं है। क्योंकि जब हम लोग सत्ता में आए 2007 में, तो हमने कहा कि जो अटेंडेंस सिस्टम है इसको हम एक बार रिव्यू करेंगे, और हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो है उसको लागू किया। और जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू हुआ तो बड़े स्केल पर छटनी हुई। और ये एक रिफॉर्म प्रोग्राम था जो भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करके घोस्ट एम्प्लॉयज़ को डिलीट किया है। जो पार्टियां हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रही हैं वो शायद सिस्टम में हो रहे सुधार को नहीं चाहती हैं, कहीं ना कहीं वो घोस्ट एम्प्लॉय के जो माफिया है उसके स्कैम का पार्ट है, ऐसा लगता है। क्योंकि एक रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत जब हमने बायोमेट्रिक इम्प्लीमेंट कर दिया, ये हर एक एम्प्लॉय का आई कॉन्टैक्ट जो है उसका फिंगरप्रिंट जब आने लगा, और वो डेली 3 बार अटेंडेंस होती है। मॉर्निंग में जब आता है तब बायोमेट्रिक से अटेंडेंस देता है एम्प्लॉय, दोपहर में लंच के बाद बायोमेट्रिक से अटेंडेंस होती है, और जब वो छुट्टी करके जाता है शाम को तो अटेंडेंस बायोमेट्रिक से होती है। आज बायोमेट्रिक अटेंडेंस को सैलरी के साथ जोड़ा गया है। तो कुल मिला के रिफॉर्म प्रोग्राम से जो एक क्रेडिट जाना चाहिए म्यूनिसिपैलिटी को, नगर निगम को, भारतीय जनता पार्टी को, बजाय उसके लोगों ने उसको मिस रिप्रेजेंट किया और लोगों को गुमराह करने। इसी तरह टेंडर माफिया बहुत बड़ी तादाद में था। आप देखते पहले हर डिवीज़न पर जहाँ टेंडर मैनुअली होता था वहाँ गोलियाँ चलती थी, चाकू चलते थे, वहाँ पर दहशतगर्दी होती थी, क्योंकि वहाँ पर मैनुअल टेंडरिंग में टेंडर पूल होते थे, टेंडर माफिया पैसा लेते थे। हमने 3 से 4 हज़ार करोड़ सालाना, हर चीज़ अब ऑनलाइन टेंडरिंग से, ई टेंडरिंग से होती है, और ई टेंडरिंग से लेकर ई पेमेंट तक, यानी कि सब कुछ अब ऑनलाइन है। पूरे दिल्ली कॉरपोरेशन से पूरा माफिया को ख़त्म किया है हमने। डेवलपमेंट के लिए दिल्ली में रेलवे फाटक होते थे, हम देखा जब आप जाते थे कहीं तो जगह जगह रेलवे फाटक मिलते थे, ट्रैफिक जैम होता था, रेलवे रोड एक्सीडेंट होते थे, लोग मर जाते थे, सैकड़ों लोग हर साल मरते थे। हमने 17 रेलवे अंडर ब्रिजेस बनाए हैं, RUBs बना करके वो तमाम फाटक समाप्त कर। जब दिल्ली जो है वो फाटक फ्री है, और उसका सीधा सीधा क्रेडिट एमसीडी को जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि हमने तो, वो कहते हैं एमसीडी ने क्या किया और हमने क्या किया, तो मैं कहता हूं कि एमसीडी ने तो रेलवे फाटक फ्री दिल्ली बनाई है। आपने 2 साल के कार्यकाल में कोई एक पुलिया भी बनाई है? मैं पुल की बात नहीं कर रहा, पुल तो बड़ी चीज़ है, आप नहीं बना सकते, लेकिन इन 2 साल में आपने क्या एक पुलिया भी प्लान की और वो बनाई है? 2 साल में गौरव एक पुलिया भी जो सरकार ना बना सकी, जो सरकार एक भी डेवलपमेंट का काम शुरू ना कर सरकार अक्सर ये प्ली लेती रही है दिल्ली गवर्नमेंट के मामलों में, LG के साथ जो उनकी रिफ्ट रही उसमें तो उसको छोड़ दें, पर एमसीडी को लेकर भी उनका ये कहना था कि जब हमने जैसे सैनिटेशन वर्कर्स की प्रॉब्लम आई, 500 करोड़ हमने रिलीज़ किए, और वो इन्होंने उसके बाद भी स्ट्राइक देर से तोड़वाई, उसमें मेयर्स का रोल रहा। लगता है कि विलेनियस भूमिका में है आम आदमी पार्टी की सरकार, और स्टेप मदरली ट्रीटमेंट उनका जारी है। उन्होंने, मैं पूछना चाहता हूँ, 4th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को क्यों दबाया? उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? उसको टेबल क्यों नहीं किया? उनको मालूम था कि 4th फाइनेंस कमीशन ये बताती है कि ट्राइफर्केशन के बाद जो फाइनेंशियल वायबिलिटी की ज़रूरत है, ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है ये बॉडी, क्योंकि शीला दीक्षित जी के समय में ट्राइफर्केशन हुआ था और उसके पीछे मेलाफाइड इंटेंशन थी लोकल बॉडीज़ को कमज़ोर करना। ना उन्होंने फाइनेंशियल वायबिलिटी को देखा, ना इन्होंने फाइनेंशियल वायबिलिटी की तरफ ध्यान दिया, जिसके कारण एमसीडी के अंदर कर्मचारियों को सैलरी तक की दिक्कत आई है। और इसकी दोषी दिल्ली की सरकार है, चाहे वो शीला दीक्षित की सरकार रही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों ने दिल्ली की नगर निगमों को दबाने की कोशिश की। आपने वाटर टैंकर की बात की थी, वाटर टैंकर स्कैम शीला दीक्षित और केजरीवाल जी ने मिलकर किया है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का मामला ही।
वाटर टैंकर स्कैम में 400 करोड़ रुपए का गोलमाल किया गया है। 10 साल का ये एग्रीमेंट है और हर साल सरकार के खजाने से लगभग 75 करोड़ रुपया पेमेंट हो रही है। 6 करोड़ रुपए हर महीने हो रही है, जिसमें से 3.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये तो केजरीवाल जी जवाब दें कि जो शीला दीक्षित ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको वो क्यों लागू करे हुए हैं, जबकि उनकी खुद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार है। पर एक जो आप इनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए, आप कहती है कि आप लोगों को जो 2000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे जो सेंटर ने प्रॉमिस किए थे मिस्टर जेटली ने, और 550 करोड़ थे जो स्वच्छ भारत के नाम पे मिलने थे, ये भी रिलीज़ नहीं हुए। और ये बातें जो है एमसीडी बीजेपी वाली एमसीडी कॉरपोरेशन नहीं उठाती है और बाकी हमारे गुमराह कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी किसी म्यूनिसिपैलिटी को एंटरटेन नहीं कर सकती। पूरे देश में बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, पंचायतें हैं, रूरल बॉडीज़ हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो डील करती है वो स्टेट गवर्नमेंट से करती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ का फाइनेंस को टेक केयर आपको कोई पैसा मिलना नहीं था सेंटर से? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये मैंने कहा ना, ये नॉन सीरियस पार्टी है, नॉन सीरियस गवर्नमेंट है, सीरियसली ये चीज़ों को नहीं लेते हैं और इसीलिए दिल्ली में दिक्कत हो रही है। मैं एक कभी पीछे इंटरव्यू सुन रहा था आपके नए प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का एक चैनल पे, और उन्होंने कहा कि जहां 9000 करोड़ में से हमें दिल्ली सरकार से जो मिलने थे उसमें से हमें सिर्फ 2800 करोड़ मिले। ये क्या किस किस्म का दिल्ली सरकार, इसमें दो तरह की चीज़ें। जब ट्राइफर्केशन हुआ तो दिल्ली की सरकार ने बहुत सारी कमिटमेंट की थी। अब आप देखिए, जो नई ट्राइफर्केटेड बॉडीज़ ने जो लोन लिया नहीं है वो उसको विद इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, रीपेमेंट हो रहा है। जो लोन पिछली कॉरपोरेशंस का था, जिसका नई बॉडी जब बन गई, नया फॉर्मेट बन गया, नया लॉ बन गया, नई एसेट और लायबिलिटी दोनों ही डिवाइड होते हैं ना। एसेट्स तो बेसिकली, क्योंकि वो बिल्डिंग्स हैं, वो तो किसी भी म्यूनिसिपैलिटी का राइट है, लेकिन लायबिलिटी जो है वो लायबिलिटी किसी और की लायबिलिटी है। वो जो नई बॉडी बनी है उसको पहले दिन ही अगर आप कहते हो कि आपको 500 करोड़ रुपया तो हर साल लोन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा, तो बॉडी स्टैंड कैसे करेगी? ये सब शीला दीक्षित सरकार ने कहा था कि हम ये लोड उनके ऊपर नहीं डालेंगे नई बॉडीज़ पर, क्योंकि उनको फ्रेश अपने प्रकार से खड़े होने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन इलीगल तरीके से वो लोन जो है वो कॉरपोरेशंस को दिया गया। आम आदमी पार्टी ने फाइनेंस कमीशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर फाइनेंस कमीशन को इम्प्लीमेंट करते तो हज़ारों करोड़ रुपए का जो शेयर बनता है लोकल बॉडीज़ का वो उनको मिलता। तो इसलिए कुल मिलाकर के 9000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, मैं कहूँगा लगभग, जो दिल्ली नगर निगमों को मिलना चाहिए था, दिल्ली की सरकारें जानबूझकर, चाहे वो कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी, दोनों सरकारों ने पंगु बनाने के लिए जानबूझकर उस पैसे को रोका है, जिसके कारण ये दिक्कतें आई थी। तो इससे रिलेटेड है कि अब जब आप लोगों ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, आपने 10 रुपये में मील की बात करी, टैक्सेस ना बढ़ाने की बात करी, एक प्रॉपर्टी टैक्स का मामला ये उठा रहे हैं कि हम बिल्कुल उसको वेव कर देंगे। क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये वन लाइनर नहीं होता है कभी? अच्छा, आप पूरा कंप्लीट, ये फिजिकल मैनेजमेंट है। सरकार जो बजट बनाती है उसका इन एंड आउट सरकार को बताना पड़ेगा। तो आप ये पॉपुलिस्ट बातें करके, इससे लगता है कि आप सीरियस नहीं हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ को लेकर के। क्योंकि अगर आप कुछ भी वेव ऑफ करने की बात करें तो आप हमें कंप्लीट मैप दीजिए, कंप्लीट रोड मैप बताइए। लेकिन आपने सिर्फ ये कहकर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वोट लेने के लिए, इसका मतलब ये साफ है कि आम आदमी पार्टी एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है। पर दिल्ली जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इन्होंने बिजली और पानी का प्रॉमिस किया और वो तो इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया उसी फंड। इन्होंने कहा था कि बिजली की कीमत, हम करप्शन, बिजली की कंपनियां करप्शन कर रही हैं, हम बिजली की कंपनियों की करप्शन को पकड़ेंगे, हम ऑडिट कराएंगे और उससे जो भ्रष्टाचार कम होगा, बिजली की कीमत कम होगी। इन्होंने तो सब्सिडी दे दी। सब्सिडाइज करना, सरकार के खजाने से पैसा देना, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? आप अगर 2 साल में सिर्फ अपनी यही अचीवमेंट बताते हैं कि हमने सरकार के खजाने से निकालकर बिजली कंपनियों को एक मुश्त पैसा दे दिया और ये हमारी अचीवमेंट हो गई, तो इससे बड़ा धोखा दिल्ली के साथ और। आपने कहा था हम बिजली कंपनियों की करप्शन खत्म करेंगे, आपने क्या 1 रुपया भी करप्शन कम किया उनकी? बिजली कंपनियां आज भी उसी तरह करप्शन कर रही हैं जो 2 साल पहले कर रही थी। क्या फ़र्क आया आप बताइए? आपने कौन सा सिस्टम बदला है? बिजली कंपनियों के कौन से करप्शन को पकड़ा है? आपने ऑडिट कराने की बात की थी, ऑडिट भी हो गया।
कौन सी आपने वो ये दिखा रहे हैं कि जब हमने वहाँ डिलीवर किया, हमने लोगों को डिलीवर वो डिलीवरी नहीं है, सब्सिडाइज करना, सरकार के खजाने से पैसा निकाल कर दे देना। जल बोर्ड की स्थिति ये है कि जल बोर्ड जबरदस्त घाटे में है। आप नई पाइपलाइन नहीं बिछा रहे हैं, आप नई सीवेज लाइन नहीं डाल रहे हैं, आपने एक अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलराइज नहीं किया है। तो आप अगर सरकार का खजाना ये कहकर कि हमारी ये अचीवमेंट है, आप बिजली कंपनी को एक मुश्त पैसा दे रहे हैं, ये एक धोखा है, ये गुमराह करने वाला स्टेटमेंट है। और मुझे नहीं लगता कि इस बात को उनको अपनी अचीवमेंट बताकर अपने 2 साल की नाकामयाब जो आपकी नाकामयाबियां हैं उनको आप छुपा सकें। जो दिल्ली में नई भी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं जैसे स्वराज इंडिया या अब कांग्रेस अपने रिवाइवल पे, तो ये लोग एक मेजर एलिगेशन जो बीजेपी रन एमसीडी पे लगा रहे हैं वो ये कि पार्किंग रेट्स डबल हुए और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन आप लोगों का लो रहा, और ये कहते हैं कि लीकेजेस बहुत हैं आपके टोटल कलेक्शन सिस्टम में, चाहे वो टोल टैक्स कलेक्शन हो, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन हो। इस वजह से एक आप कॉर्पस नहीं आज तक क्रिएट कर पाए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में, जो कि मैं ये स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करें। मैं तो ये कहूँगा कि वो एमसीडी की करप्शन की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो करप्शन फ्री दिल्ली के नाम पर वो जीत कर आए थे। मुझे केजरीवाल जी एक काम बता दें। नहीं, ये तो कांग्रेस और वो कह रही है बीजेपी, कांग्रेस और स्वराज इंडिया, ये आप वाले नहीं बोल रहे। क्या, तो कि जो आपका लीकेजेस जो है ना टैक्स कलेक्शन में वो बहुत हाई है। मैं नहीं, ये आम आदमी पार्टी जितना आप 1500 करोड़ हर साल जो एक्स्ट्रा आ सकता है वो नहीं, ये वेग स्टेटमेंट है जी। आप कुछ एग्जांपल्स के साथ आइए, कुछ लॉजिकल बताइए ना, विद प्रूफ कुछ बता सकते तो बताइए। वेग तो आप जितने मर्जी आरोप लगाइए। अभी तक हमने कॉन्क्रीट आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर करप्शन के मामले, वाटर टैंकर माफिया की बात हमने कही, वाटर टैंकर स्कैम, हम विद फैक्ट्स दे रहे हैं। इन्होंने ये वेग बातें कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जब करप्शन की बात आई थी तो दिल्ली सरकार के ऊपर करप्शन चार्जेस आए थे, लेकिन लोकल बॉडीज पर कोई करप्शन के एक केस रजिस्टर नहीं हुआ। अच्छा। तो ये तो वेग बातें हैं, चाहे वो स्वराज इंडिया करे, चाहे आम आदमी करे, चाहे कांग्रेस करे। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि 2 साल पहले वो आए थे ये कह करके हम करप्शन मिटाएंगे। मुझे एक बताएं, एक स्टेप भी क्या आरटीआई में रिप्लाई दिया है कि उन्होंने कोई करप्शन को कम करने के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया। वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग क्या नया प्रॉमिस कर रहे हैं इस बार लोगों को, जैसे सैनिटेशन प्रॉब्लम, गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लम, ये जो परसिस्ट कर रही हैं प्रॉब्लम्स नहीं हटी हैं इतने साल के रूल के बाद भी। नए चेहरे आना तो एक बात है, पर उससे ऑन ग्राउंड आप लोग क्या नया प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम फ़र्क एग्जैक्टली करेंगे जिससे ये चीज़ इम्प्रूव हो? टेक्नोलॉजी ड्रिवन कॉरपोरेशन हमने बनाई है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हम एक ट्रांसपेरेंट बॉडी बनाएंगे, हम एक पार्टिसिपेटरी बॉडी इसको बना रहे हैं। हम लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें हमने बहुत बढ़ाया। हमने वेस्ट टू एनर्जी, आप कूड़े की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का पहला एक लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हमने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया, जिससे 20 मेगावाट बिजली बन रही है। हम ढलावों को बंद कर रहे हैं, ढलाव मुक्त दिल्ली बना रहे हैं। और हमने वार्ड नंबर 58 रोहिणी का, उसमें एक भी ढलाव आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि सारा कूड़ा लैंडफिल पर जा रहा है, जहाँ पर बिजली का प्लांट लगा हुआ है, बिजली बन रही है। दिल्ली के अंदर हमने मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनाया। ईदगाह में मैनुअल स्लॉटरिंग होती थी, पूरा मैस था, इनसैनिटेशन था, लेकिन आज हम एक हाइजीनिक मीट दिल्ली वालों को मिल सके वो हमने व्यवस्थाएं की है। गार्बेज को लेकर के हमने डोर टू डोर स्कीम शुरू की है, तो एक ज़बरदस्त चेंज आ रहा है। ई गवर्नेंस को हमने बहुत प्रमोट किया है, टेक्नोलॉजी को हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम दिल्ली में ला रहे हैं, और हमने 1 दर्जन योजनाओं में उसको लागू करके दिखाया है। पहले दिल्ली जाट लोग यहाँ ज़्यादा होते थे, फिर पंजाबी, बनियाज, और अब पूर्वांचलीज का जोर है। आपकी पार्टी ने एक पूर्वांचली लीडर को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, मनोज तिवारी को। क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? ये इस अप्रोच से क्या फ़र्क है? क्या कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे हैं इससे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उनको राइटफुल उनका ड्यू नहीं मिल रहा? या देखिए, हम एक नेशनल पार्टी है, पूरे देश में हर जाति, पंथ, मज़हब और हर वर्टिकल लेवल पे हो, हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो भी हमारी सोसाइटी के पार्ट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं बड़ी तेज़ी से। और दिल्ली का जो डेमोग्राफी है वो भी
उसको देखा जाए तो उसमें हमें सभी लोगों को साथ लेकर चलना है। तो ये नहीं है कि अगर तिवारी जी को अध्यक्ष बनाया तो उसका एक बात कारण ऐसा हो सकता है, वो हमारे एमपी हैं, 2014 से 3 साल से वो दिल्ली के एमपी हैं, और क्योंकि ये ड्यू था इस नए अध्यक्ष का आना, तो इस बार उनको मौका दिया गया है। आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल अभी भी आपको दिल्ली में सबसे बड़ा नेता देखते हैं, पोस्टर्स पे उन्होंने आप ही की फ़ोटो लगाई, आपने उसके बाद इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट भी डाली और नोटिस वहाँ से इशू हुआ। आज मैंने उनको लीगल नोटिस भी दिया है। अच्छा। केजरीवाल जी मुझे लगता है वो हर चीज़ में मुझे जोड़ते हैं, चाहे वो पोस्टर लगाकर मेरी डिस्टॉर्टेड फोटोज़ में लगाते हों, चाहे वो इंटरव्यू देते हैं तो मुझे ब्लेम करते हैं, उनकी कोई चार्जशीट इशू करते हैं तो उसमें मेरा नाम डालते हैं। पहले वो पीएम के पोस्टर लगाते थे, पहले वो प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते रहे हैं, लेकिन अचानक वो अब उनको उनका नाम लेने में भी डर लगने लगा है। मुझे लगता है गौरव उनको कहीं ना कहीं मेरे नाम का फोबिया हो गया है अब इस समय, केजरीवाल जी को, और वो विजेंद्र फोबिया से। और असेंबली में अब आपके 4 हो गए मेंबर 3 से, और 21 मेंबर्स का अभी भी डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर ईसी में पड़ा हुआ है। आपको लगता है उससे आने वाले समय में मेजर फ़र्क आएगा? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि 3 से 4 हम हो गए हैं, और वो भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करा के हमारा कैंडिडेट जीता है। इसका फ़र्क पड़ेगा, आम आदमी पार्टी का मॉरल डाउन होगा, सदन के अंदर हमारी स्ट्रेंथ चाहे एक ही बड़ी हो लेकिन वो रिमार्केबल है। और हम यही कहेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है वो वाइप आउट हो रही है और बहुत तेज़ी से उसका ग्राफ गिर रहा है, और यही कारण है कि ये 21 वाला मामला भी जो है उसमें भी यही माना जा रहा है कि अगर मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई होगी तो उसके बाद चुनाव अगर होते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। चलिए विजेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।